नमस्कार दोस्तों, आशा है आप काफ़ी अच्छे होंगे, ठंड में अपना ख्याल रख रहे होंगे। हम इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे बात करेंगे। 70th बीपीएससी को लेके जुडिशरी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है और हम क्या कर सकते हैं उसमें, वो सब देखेंगे और आगे का रास्ता ढूंढेंगे कि इस दौरान ये सब जब चीज़ें चल रही हैं तब हमें क्या अप्रोच करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में किस तरह फोकस करना चाहिए। कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया है, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो रिट दायर हुआ है 70th बीपीएससी को लेके, लाठीचार्ज वगैरह को लेके, आप हाई कोर्ट जाइए। तो बेसिकली पहले अप्रोच यही होना चाहिए था कि हमको हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए था। हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अगर हमारे फेवर में या हम उससे संतुष्ट नहीं हैं तब हम उसको अपील के माध्यम से में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। खैर कुछ लोग गए, उनको वापस हाई कोर्ट भेजा गया है। हम लोग अभी हाई कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत लीगल ल्यूमिनरीज़ हैं, उनके साथ हम लोग अपना केस प्रेजेंट कर रहे हैं और काफ़ी मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं। मैं 2 मिनट में रिव्यू कर देता हूं कि हम लोग किस तरह से, हमारा केस स्ट्रॉन्ग कैसे है, कैसे हम लीगली आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं इस सिलसिले में। एक परीक्षा हुई थी 13 दिसंबर को, दूसरी परीक्षा हुई 4 जनवरी को। ठीक है, ये जो परीक्षा हुई जो 13 दिसंबर में बापू परीक्षा केंद्र पे जो जिन परीक्षार्थियों का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया था उनकी परीक्षा वापस 4 जनवरी को हुई, ये सबको पता है। 6 दिसंबर को बीपीएससी ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक नोटिफिकेशन निकाला। उन्होंने ये कहा कि हम कहीं भी नॉर्मलाइजेशन को अपनाने वाले नहीं हैं, नॉर्मलाइजेशन को अपनाने का कोई प्रस्ताव ही नहीं है। इसका मतलब यही ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 2 सेट हुआ, अगर 2 दिन पेपर हुआ, फिर भी हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, या फिर ये इस बात को क्लियर कर दे रहे हैं कि हम मल्टी सेट पेपर तैयार करते हैं लेकिन परीक्षा का आयोजन किसी एक सेट से ही कराया जाएगा। तो ये खेल का नियम बन गया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, अब देखोगे तो ये जजमेंट काफ़ी रिसेंट है, नवंबर का जजमेंट है। उसने 3 जज की बेंच बैठी थी, माननीय चीफ जस्टिस इस बेंच को लीड कर रहे थे और इस बेंच ने क्लियरली ये कहा था कि जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कमेंस होता है तब रूल ऑफ द गेम चेंज नहीं कर सकते हैं, भले वो एलिजिबिलिटी के लिए हो या फिर सिलेक्शन के प्रोसीजर के लिए हो। किसी भी केस में आप जो रूल ऑफ द गेम है वो चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और तर्क दिया कि इस डॉक्ट्राइन का बेसिस क्या है। इस डॉक्ट्राइन का बेसिस है आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी इंश्योर करना। और ये कहते हैं कि राइट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो है आर्टिकल 14 के जीनस से ही आर्टिकल 16 एक स्पीसीज़ के फॉर्म में है। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी एग्जामिनेशन में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए किस तरह से जो एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है वो ये इंश्योर करेगा कि किसी तरह से मतलब डिसिमिलर चीज़ों को इक्वेट ना किया जा सके। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कह रही है और फिर ये क्या करते हैं कि ये 2 एग्ज़ाम लेते हैं, सेम टेस्ट को 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर के माध्यम से लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये 2 भाग क्रिएट कर रहे हैं किसी भी टेस्ट का, तो उसको इक्वेट करना पड़ेगा इनको। आर्टिकल 14 कैसे इंश्योर करेंगे, है ना। आर्टिकल 16 का वायलेशन हो रहा है जो निकल के आता है आर्टिकल 14 से। तो कहीं ना कहीं ये जो कमीशन है अभी बैकफुट पे है, क्योंकि इन्होंने वो चीज़ नहीं किया जो इन्होंने एग्जामिनेशन से पहले कहा था। मतलब खेल के बीच में खेल का नियम बदल रहे हैं। फिर कुछ दिन पहले एग्जामिनेशन कंट्रोल क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन होने के बाद क्या कहते हैं कि हम स्केलिंग करेंगे, वो स्केलिंग करेंगे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया। अब जब बीपीएससी की वेबसाइट पर हम एक FAQ खोलते हैं, उस FAQ में देखते हैं कि यहाँ पे एक समानता लाने हेतु स्केलिंग पद्धति अपनाया जा सकता है, तो फिलहाल नहीं। वो क्लियर कहते हैं कि हम ये स्केलिंग पद्धति नहीं अपनाएंगे, राइट। तो बात यहाँ ये है कि ना आप स्केलिंग करेंगे ना आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे। चलो मान लेते हैं आप स्केलिंग करते हैं। अगर आप स्केलिंग करते हैं तो आपने पहले ही कहा कि हम सिर्फ एक सेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या सिर्फ एक सेट से सवाल रहेंगे, तो आप इक्वालिटी कैसे इंश्योर कर रहे हैं? 2 अलग अलग विद्यार्थियों के बीच में समानता कैसे आप विकसित कर रहे हैं? जब आप नीट की बात करते हैं, आप एग्जाम्पल देते हैं कि नॉर्मलाइजेशन बहुत इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफ़ी जजमेंट्स में उसको कहा है, बिल्कुल कहा है। वो किसके लिए कहा है? वो नीट परीक्षा के लिए कहा है, ऐसी परीक्षाओं के लिए कहा है जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रहते हैं, उनके लिए नहीं कहा है जहाँ पे जनरल स्टडीज़ के इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं।
और दूसरी बात ये समझिए कि जिनकी भी परीक्षा 4 जनवरी को हुई है वो क्या है, वो अवगत थे पैटर्न से, उनको पता था किस तरह का पेपर आने वाला है, उनको ये भी पता था कि सवाल वन लाइनर रहेंगे, तो जो सेंस ऑफ सरप्राइज था वो मिसिंग था। तो आप एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे कहाँ टेस्ट ले रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है कि एग्जामिनेशन को नल एंड वॉइड करने का। अब हम लोग देखेंगे जो हो सकता है हाई कोर्ट में होगा, हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जाने के बाद जो डिसीजन होगा उसके बेसिस पे हम अपना आगे का प्लान करेंगे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि उन स्टूडेंट्स का क्या जो पिछले 30 दिनों से अराउंड 30 डेज़ है ना, 13 दिसंबर के बाद तो किसी ने भी पढ़ाई नहीं की होगी इतनी अच्छे से, तो ये भी ठीक नहीं है कि कंप्लीट 30 दिन आप पढ़ाई से दूर रहें, कंप्लीट बंद रखें और कंटिन्यूस बंद करके रखें, तो ये इनजस्टिस हो जाएगा। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी देखो मैक्सिमम जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनका मार्क्स जो है 85 से 95 के बीच में है। हमने ऐसे भी स्टूडेंट को देखा है जिनके मार्क्स 100 प्लस भी हैं, 110 प्लस भी हैं, 110 के अराउंड भी हैं, उससे ज़्यादा नहीं है, उसी के अराउंड में है। तो मैक्सिमम जो है 85 से 95 है और 100 से 110 में कुछ लोग हैं। तो कट ऑफ कितना जाएगा, क्या जाएगा, ये हो सकता है हम इसको डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, ना ही हम इस पर कुछ कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये सरप्राइजिंग भी हो। तो यहाँ पे 2 कंडीशन बेसिकली बनते हैं कि अगर जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया तो री एग्ज़ाम होके रहेगा, जिसकी संभावना भी बहुत है, तो री एग्ज़ाम होके रहेगा। जब री एग्ज़ाम होके रहेगा तो आप समझिए कि आपने पीटी अच्छे से करके रखा है। जब एक बार ये डिसीजन अपने पक्ष में आ गया तब आपको ये इतना भी इंश्योर किया जाएगा कि इनफ टाइम दिया जाए आपको तैयारी के लिए। तो अब तब आपको पीटी मोड में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सपोज़ अगर री एग्ज़ाम किसी वजह से खुदा न खास्ते नहीं हुआ, ये री एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप पीटी मोड में रहेंगे। अचानक से अगर आप क्वालिफाई भी कर गए तो मेंस में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अभी एकदम यही सही रास्ता है कि आप मेंस की पढ़ाई करें, क्योंकि अगर किसी वजह से आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं भी हो पाते हैं तो आपके सामने 71वीं है, आपके सामने यूपीपीसीएस है, आपके सामने यूपीएससी है, आप कहीं का मेंस तो लिखेंगे। तो लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और यही समय, खाली समय जो होता है, जहाँ पे आप इत्मीनान से तरीके से अपने चीज़ों, अपने लिखने के स्टाइल में, अपने लिखने के जो आपका एक्सप्रेशन स्टाइल है उसमें चेंज ला सकते हैं, क्योंकि वो ड्रास्टिक चेंज होता है अगर लिखने के स्टाइल में चेंज करें तो वो अचानक से चेंज नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके जब लिखते रहेंगे तब चेंज होगा। तो यही टाइम है जब आप वो चीज़ करें। अगर मैं स्पेसिफिकली बीपीएससी की बात करूं तो बीपीएससी में ये ज़रूरत है कि आपका जो जीएस का सिलेबस है, जो आपका एसे में पूछे जाते हैं चीज़, आप उनको प्रिपेयर करके रखें कि इन केस अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप मेंस देने की स्थिति में रहेंगे। अगर री एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद भी अगर आप मेंस देते ही हैं तो आपको ये हेल्प करेगा। तो किसी की स्थिति में अभी जो है इस टाइम पे आपको मेंस ही पढ़ना चाहिए था। अब हमने भी आपसे एक ओपिनियन मांगा था कल कि हम क्या करें। हमने भी 13 तारीख के बाद से सारे कोर्सेज़ को, सारे इनरोलमेंट्स को बंद करके रखा था। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि फेज़ वाइज और स्टेज वाइज, जैसा कि आपका कमेंट आया था, आपके रिस्पॉन्सेज जैसे आए, उसके बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया है कि हम फेज़ वाइज, स्टेज वाइज चीज़ों को अब ओपन करेंगे, हम कोर्सेज ओपन करेंगे और आप साथ में पढ़ाई भी करेंगे, और अगर साथ में इन्वॉल्व हैं दूसरी चीज़ों में तो उसमें भी इन्वॉल्व रहेंगे। और इसी दिशा में हम लोग आज एक अपना मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसको आप लोग परिचित होंगे इससे, वो है निपुण। निपुण हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लोग आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको ये क्वेश्चन लिख के, आपको ये क्वेश्चन पोर्टल पे मिल जाता है, आपको आंसर लिख के उसका पीडीएफ बना के एक डेडिकेटेड पोर्टल है वहाँ आप अपलोड कर देते हैं इसको। जैसे ही आप अपलोड करते हैं हमारे इवैल्यूएटर्स को आपको कॉपी मिल जाती है। आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करके 2 स्टेज 3 स्टेज की रिव्यू करके हम वापस इसको उसी पोर्टल पे अपलोड करते हैं, और जैसे ही अपलोड करते हैं फिर आप उसको डाउनलोड करके अपना मार्क्स और अब क्या परफॉर्मेंस रहा है अपनी इवैल्यूएशन डिटेल से देख सकते हैं। तो इसको लेके आपके मन में कुछ सवाल आते होंगे कि आपकी जो कॉपी इवैल्यूएट होती है वो कौन इवैल्यूएट करते हैं। तो ये बात क्लियर है कि हमारी कॉपी जो इवैल्यूएट करते हैं आइदर वो यूपीएससी या बीपीएससी में क्वालिफाइड हैं, रैंक होल्डर्स हैं, या फिर वो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस किसी में वो इंटरव्यू दे चुके हैं।
ताकि हम ये इंश्योर करते हैं कि जो बेसिक लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी है वो मेंटेन रहे आपके आंसर्स में, और एक वेग आंसर ना जाए, और एक स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखा जा सके आपके आंसर राइटिंग स्टाइल्स में। इससे पहले आपको पता होगा प्रिंस बाबू मिश्रा जो भी IRS हैं, वो हमारे इस आंसर इवैल्यूएशन सेक्शन को हेड करते थे, और उनके ओवरसीइंग में ही हमारा अभी आंसर राइटिंग का प्रोग्राम आगे भी बढ़ेगा। तो अगला सवाल आपका होगा कि निपुण में हम लोग क्या क्या देने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। तो जो निपुण प्रोग्राम है, हम लोग ये 30 दिन का आंसर राइटिंग का प्रोग्राम रहेगा, 30 डेज़ का। हम लोग इसको ज़्यादा टाइम तक एक्सटेंड नहीं करते हैं, मात्र 30 दिन का हम प्रोग्राम रखते हैं। इसमें आपको लिमिटेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसे आपको 9 क्वेश्चन GS के रहेंगे, 2 एसेज लिखवाए जाएंगे आपसे, और एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल आएगा जो कि आपके GS1 सेक्शन 3 से 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से दिन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन दिए जाएंगे वो भी हमने शेड्यूल करके रखा है, वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे देखो, हमने पॉलिटी, प्रीएम्बल और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 2 सवाल आपके रहेंगे 8 नंबर वाले, फंडामेंटल राइट से 1 सवाल, बार ग्राफ से रिलेटेड 2 सवाल आपको पूछे जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन में, पार्लियामेंट से रिलेटेड 1 सवाल, सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो ऐसे है वो 2 ऐसे पूछा जाएगा आपको, है ना। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी शेड्यूल करके रखा है कि इतने तारीख को टेस्ट होगा वो वाला, और इस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस यहाँ लिखे हैं उतने ही क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो प्रोग्राम होता है ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट के लिए है ना, कि आप कम लिखें लेकिन बेहतरीन लिखने की कोशिश करें, टाइम ड्यूरेशन में उसको लिखें, और हम आपको इवैल्यूएशन जो है काफ़ी डिटेल्ड इवैल्यूएशन देंगे। इवैल्यूएशन का फीडबैक भी हमने काफ़ी लिया है कि हम काफ़ी डिटेल इवैल्यूएशन करते हैं इसकी, और आप मार्केट में देख लो जिस तरह की इवैल्यूएशन लोग करते हैं और करना जानते हैं, और हम जो इवैल्यूएशन करते हैं उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा। तो ये इवैल्यूएशन होगा, आपको मॉडल आंसर भी दिए जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितने भी एसेज होंगे, जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल होंगे, सबके मॉडल आंसर बोथ हिंदी एंड इन इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में हम ये देंगे। आपकी कॉपीज़ भी, आप अगर हिंदी माध्यम में हैं फिर भी आप अपनी कॉपीज़ अपलोड कर सकते हैं। हम हिंदी माध्यम के इवैल्यूएटर्स हैं हमारे पास जो आपकी कॉपी को इवैल्यूएट करके अपलोड करेंगे और आपको सही से आपका फीडबैक देंगे। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको एक आंसर राइटिंग के लिए एक बेसिक लेक्चर प्रोवाइड किया जाए कि किस तरह से आंसर राइटिंग होती है। आपको एक लेक्चर मिलेगा कि जो आपका फर्स्ट आंसर आप लिखेंगे वो किस तरह से लिखा जाना चाहिए, उस पर एक वीडियो आएगा, और हम एक डाउट सेशन भी इसके साथ इंक्लूड करेंगे जो इसी कोर्स में इंक्लूडेड रहेगा। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट कब से हो रहा है? ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से आपको क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। कहाँ से बाय करना है? तो आप हमारे पोर्टल पे जाएंगे bpscconceptwala.com पे, वहाँ पे ऊपर इनरोल का ऑप्शन रहता है या सामने ही आपको दिख जाएगा इनरोल इन निपुण मेंस आंसर राइटिंग। आप वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इनरोल के लिए चला जाएगा। अगर किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न हो आपको तो ये हमारा नंबर है 9113430228। इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि निपुण में कैसे इनरोल करें, ये आपको बता देंगे। ये वाला PDF जो है मैं शेयर कर दूंगा, इसमें मैंने इवैल्यूएशन के सारे सैंपल्स भी डाले हैं और जो स्टूडेंट्स के फीडबैक हैं वो भी डाले हैं कि उनको निपुण से कितना फ़ायदा हुआ, क्या क्या फ़ायदा हुआ। इसकी कोर्स फ़ी कितनी है? इसकी कोर्स फ़ी मात्र 799 प्लस जो पोर्टल चार्जेस और टैक्सेस वगैरह हैं वो मिला के आपको मिल जाएगा। आप जितनी जल्दी इसको बाय करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है। इसी टाइम ड्यूरेशन में रिजल्ट आते आते एटलीस्ट उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लें, क्योंकि रिजल्ट के बाद फिर फाइनल हो जाएगा। रिजल्ट के बाद हम भी अपना मेंस की टेस्ट सीरीज़ लाएंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ लाएंगे, क्योंकि अभी ये श्योर नहीं होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं कि क्या होगा रिजल्ट में। तो हम लोग मेंस टेस्ट सीरीज़ जनरली रिजल्ट के बाद लाते हैं ताकि जो श्योर हैं, जो मेंस दे रहे हैं वही उसमें आए, हम फंसाएं नहीं स्टूडेंट को। हम तरीके अभी ये जो निपुण है इसमें कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, अगर आप चाहे मेंस दे रहे हो नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये बस एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये रेगुलर एक्सरसाइज है। आप 2 दिन में एक आंसर लिखेंगे, डिटेल्ड आंसर लिखेंगे, उससे आपको पता लगेगा। टॉपिक को पढ़ेंगे और बिना देखे अगर आप उसको लिखेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग कैपेबिलिटी डेवलप होगी। इससे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फ़ायदा भी ले चुके हैं। अब जैसे ही इनरोल करेंगे आपके मेल पे एक टेलीग्राम लिंक भी जाएगा, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ सारे अपडेट्स दिए जाते हैं। अगर आपको मेल नहीं आता है तो आप इसी नंबर पे जो मैंने नंबर दिया इस पर बात कर सकते हैं, वो आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे पेमेंट के बाद। ये QR कोड है, इसको स्कैन करके आप
कोर्स बाय कर सकते हैं। और बाकी सारी कोर्सेज हम दक्ष को 10 तारीख से रिज्यूम कर रहे हैं। हम 71st के लिए जो भी बैचेज हैं हम 15th को लॉन्च कर रहे हैं, एक नए अंदाज में, नए तरीके से। एक सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, वो जब वीडियो आएगा तो हम मिलेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।